हुआ क्या था कि मालदेव ने जब 52 युद्ध जीते तो उसने आसपास में सब जगह पे अटैक किए। हमने पढ़ा कि उसने जैसलमेर पे अटैक किया था और जैसलमेर वालों से फलोदी छीन लिया था। क्या छीन लिया था? तो जब उसने इधर जैसलमेर की तरफ अटैक किए तो जैसलमेर वालों को लगा पार पड़ेगी नहीं इसके खिलाफ, यदि इसके खिलाफ लड़ने के लिए गए तो वैसे मारेगा ही। जैसलमेर का राजा था लूणकरण बाटी। राजा कौन था? लूणकरण बाटी। तो उनको लगा यार पार तो इसके खिलाफ पड़नी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो जैसलमेर वालों ने जैसे तैसे ये फलोदी वाले इलाके देके संधि कर ली कि भाई रे तू ये ले ले, हमसे फलोदी ले ले और हमसे लड़ाई मत कर। उसको लगा ठीक है यार, बिना पैसे दिए बिना लड़ाई किए कुछ भी मिल रहा है, उसको लेके वापस आ गया। जब मालदेव वापस आ गया फलोदी लेके तो जैसलमेर वालों ने सोचा कि एक बार वो बिना लड़े फलोदी लेके चला गया, ये इस बात की गारंटी थोड़ी है कि अगली बार नहीं आएगा। हमने पढ़ा था गुजरात वाला बहादुर सा रणथंभौर लेके चला गया था, अगले ही साल वापस आ गया था। ये तो शेर के मुंह में खून लगना है, अगली बार वापस आएगा तो परमानेंट इलाज देखना पड़ेगा कोई ना कोई। तो किसी ने कहा साहब परमानेंट इलाज तो लड़ाई है, मालदेव के साथ लड़ाई कर ले, युद्ध कर ले। तो कोई उनमें से बीच में से बोला कि फिर तो अपना परमानेंट इलाज हो जाएगा, फिर मालदेव कर जाएगा अपना इलाज ढंग से। तो क्या किया जाए। तो लूणकरण बाटी की राजकुमारी थी और राजकुमारी का नाम था उमादे। बेहद सुंदर राजकुमारी थी, कई राजा और राजकुमार उसे शादी करना चाहते थे। तो किसी ने कहा यार उमादे के लिए अच्छा राजा चाहिए, अपने को अच्छा राजकुमार चाहिए, और हमें नहीं लगता कि इस समय भारत में, पूरे भारतवर्ष में मालदेव से अच्छा हिंदू राजा है, तो अपने उमादे की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं। एक तो अच्छा राजा मिल जाएगा, जवाई मिल जाएगा अपने को, और जब मालदेव अपना जवाई बन जाएगा तो आक्रमण का खतरा भी क्या हो जाएगा, समाप्त। एक तीर से दो शिकार। तो उमादे का रिश्ता मालदेव के पास भेजा गया कि भाई जैसलमेर वाले राजकुमारी उमादे की शादी आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार है? उसने कहा हो, कब करनी है बताओ। आप कहोगे उस दिन तैयार हूं मैं। तो लगन मुहूर्त समय देखे गए सब, और तय समय पर नियत समय पे मालदेव जी की बारात जैसलमेर गई। अरे मालदेव लंबी चौड़ी बारात लेके गया था। यूं जब मालदेव की बारात देखने के लिए जैसलमेर के अंदर भीड़ उमड़ गई थी कि कितने हाथी आए, कितने घोड़े आए, कितने ऊंट आए। और गांव में वैसे भी बारात देखने का फैशन होता है। महिलाएं तो विशेषकर घरों की छतों पे चढ़ जाती है, महिलाएं और बच्चे घरों की छतों पे चढ़ चढ़ कर वहां से बारात देखते रहते हैं। अब चूंकि गांव में पर्दा प्रथा है, सीधे सीधे तो आप छत पे बिना घूंघट के चढ़ नहीं सकते, इसलिए महिला घूंघट लेके चढ़ेगी, साथ घूंघट के साथ चढ़ेगी। अब घूंघट में तो दिखे कैसे, बाद में दूरबीन बनाती है, एक साइड से यूं पल्लू ऊंचा करके। मुझे लगा ये वाला दूरबीन सही लाई तुम्हें एकदम। तो मालदेव जी की बारात को देखने के लिए वैसे लोग इकट्ठे हुए थे। मालदेव जी की बारात पहुंची अपनी जगह पे। पहले गांव के अंदर एक और रिवाज हुआ करता, अब जाके थोड़े थोड़े खत्म हुए, कि जहां बारात रुका करती थी, जो बारात का डेरा होता है, डेरा समझती हो, जहां पे बारात रुकती, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वहीं रुकती है भाई बारात, है ना। ये मैरिज गार्डन ये यहाँ आके देखे, वरना राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रुकती थी, स्कूल की होती थी छुट्टी, औरंगाबाद कल छुट्टी है क्यों कि कल बारात आएगी अपने। यहाँ पर दो बातों से राजी होते, एक तो छुट्टी मिल गई, दूसरा है कि कल लड्डू मिलेंगे, बूंदी मिलेगी थोड़ी बहुत, उसमें भी राजी हो जाया करते। तो मालदेव जी राजा थे तो उनकी बारात कहीं ढंग की जगह रोकी होगी भाई, तो वो डेरा जो होता है, तो गांव की महिलाएं वो डेरा देखने जाती है कि दुल्हा कहाँ रुका हुआ है, बारात कहाँ रुका हुआ है। उस समय गीत गाया जाता है, इस गीत को बोलते हैं जल्ला। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, कोई पूछेगा कि जल्ला क्या है, कि बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा जो गाया जाने वाला गीत होता है, उस गीत को क्या बोलते हैं? लिख लो इसे में जल्ला बॉक्स में बंद कर देना आपने। तो भाई जैसलमेर की सारी महिलाएं तो कौन सा गीत गाते हुए मालदेव जी की बारात देखने चली गई, और उमादे तो दुल्हन थी, दुल्हन तो घर से बाहर निकल नहीं सकती, अब वो अंदर बैठी अपने। पर उसके पास सूचनाएं आए, उसकी सहेलियां नौकरानियां सब आके बता रहे कि तुम्हारी बारात क्या शानदार आई है, इतने हाथी आए, इतने घोड़े आए, इतने बाराती आए, वहां पे रुकी हुई है, मालदेव जी इतने फूट रहे लग रहे हैं। उमादे के भी मन में तरंग उमंगे उठे, मेरी बारात देखूं, मेरा दुल्हा कैसा दिखाई दे रहा वो देखूं। पर बेचारी वहां घर के अंदर बैठी बैठी तो कैसे देखे जैसलमेर के किले में। आज वाला टाइम होता तो क्या पता उमादे मालदेव के पास मैसेज भी कर देती, है ना, प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ योर डेरा। मालदेव जी वापस कर देते, ये मैं हूं, ये हमारी बारात हो रही है, हमारी पहाड़ी हो रही है। पर ऐसा नहीं कर सकती थी वो। तो उसके लगा क्या किया जाए, तो जैसलमेर के किले के ऊपर चढ़ते हैं कि भाई किला तो ऊंचे, सबसे ऊंचा किला होता है, किले से नीचे सब कुछ दिखाई देगा। तो किले के ऊपर चढ़ते हैं, किले के ऊपर चढ़ के देखते हैं नीचे क्या है। जब वो किले के ऊपर चढ़ रही थी तो सीढ़ियों के पास में कमरा था, और उस कमरे में जोर जोर से लड़ने की आवाज आ रही थी। उसने कान लगाई, यार बारात ब्याह वाले घर में लड़ाई की बात है। कान लगाए तो उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे, और लूणकरण जी अपनी रानी को कह रहे थे
कि आज मालदेव जैसे ही फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। और वो रानी गरीब मार कैसे दोगे, ये अपना जमाई है और लूणकरण जी इनका काय का जमाई है। ये थोड़े दिन पहले अपने पे आक्रमण किया था और ये तो डर के मारे इसको बेटी देनी पड़ रही है, वरना इसका तो मैं मुंह नहीं देखूं। अब ये वैसे तो मरेगा नहीं, युद्ध में तो इसको मार नहीं सकते, आज मौका है। आज ये फेरों में आएगा और फेरों में आएगा तब अकेला होकर मैं इसको मारूंगा। तो बेटी का भविष्य क्या होगा बाद में, का सती कर देंगे, इसको मारेंगे। पर आज और उसने कहा मत करो ऐसे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। लूणकरण जी ने कहा पहले तेरे को मारूंगा मैं आज, यदि ये बात खुल गई ना कहीं पे तो देख लेना। उस बेचारी क्या बोलती है अपने पति के सामने, उसने कहा डाकी तेरे जो जी में है वो कर। पर उमादे ने जब ये बात सुनी तो उमादे का यूं मन में झाल झाल उठी। अब उसके सामने स्थितियां दो प्रकार की, एक तरफ उसके पिता है जो मालदेव को मारना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो मालदेव है वो उसका होने वाला पति। उसे लगा कि मैं पति का साथ दूं या पिता का साथ दूं। फिर उसे लगता है कि हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, मालदेव जी के साथ मेरी सगाई तो हो ही रखी है। और उसने अपनी एक नौकरानी के हाथ मालदेव जी के पास संदेश भिजवाया कि मालदेव जी आज जब फेरों के अंदर आओ तो थोड़े से सावधान रहना, चौकस रहना, थोड़ा बी अवेयर। यहां पर आपके साथ में कोई ना कोई घात की जा सकती है, धोखा किया जा सकता है आपके साथ। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा। मालदेव जी ने कहा थैंक यू उमादे, पहली बात तो मैं तुम्हारे बाप से वैसे ही नहीं मरता, मैं मार दूं पटक के उसको, और फिर भी तुमने मैसेज कर दिया उसके लिए थोड़ा ठीक है। मालदेव जी ने अपने साथ जो बारात गई हुई थी जोधपुर से, उस बारात में से दो डंके डंके बाराती छांटे जो दिल्ली सुबह शाम जिम जाया करते थे, और उन्होंने कहा कि तुम दोनों का एक ही काम है कि लूणकरण फेरों में आना ही नहीं चाहिए, लूणकरण को फेरों से पहले ही रोक लिया जाए। उनका ठीक है। मालदेव जी वहां फेरों के लिए आए तो पहले कई देर तो महिलाएं लगा देती है और तोरण वोरण मारते हैं, तो महिलाएं पता नहीं क्या क्या वहां करती रहती है। तो मालदेव जी कई टाइम तो वहां अरे वहां कभी नोटिस किया करो, वहां कई जोरदार चीजें होती है। वहां दूल्हे को एक तो दिखाते हैं शीशा, कांच दिखाते हैं, और गांव वाले दूल्हों को कहा और ज्यादा पहले सिखा के भेजते हैं कि तेरे को महिलाएं कांच दिखाएगी, और जब कांच दिखाए तो तू यूं कर लेना, साइड में कर लेना, आंखें बंद करना। इसका मतलब है जो तो दिखाई देता है। जैसे आप किसी पे कांच मारोगे तो आंखों पे रिफ्लेक्शन बनता है ना। अब यदि कांच मारा और तू उसके सामने देख रहा है कि बाल बना लेता हूं इसमें, या नहीं उसके सामने मुंह फाड़ रहा है, इसका मतलब तेरे को दिखाई नहीं देता है, तेरी आंखें खराब है, इसलिए साइड में कर लेना। एक वो झुनझुना सा लेके आती है, कान के पास बजाती है, इसका मतलब है कि तुम्हें कान से सुनाई भी देता। तुम कहना अरे क्या तरीका है, कान फोड़ दोगे क्या, तुम्हें महिलाओं को विश्वास हो जाएगा कि तेरे कान भी सही है। फिर वो कभी यूं ऊंचा नापती है, कभी इधर से नीचे नाप, और नाप जोक करके अंदर लिया जाए वह बंदे को। तो कई देर तो मालदेव जी को उन्होंने टाइम लगाया, मालदेव जी फेरों में जाके बैठे। फिर गांव में वो और परंपरा है कि फेरों में एक ही आदमी जाएगा, फेरों में आपके साथ कोई दूसरा आदमी। अब तो फिर भी थोड़े थोड़े इस मामलों में समझदारी आ गई। पहले क्या, गांव में जब लड़की की शादी होती और जैसे घर पे बारात आने वाली है, उससे पहले दिन लड़की के सारे जो भाई होते वो बैठ के प्लानिंग करते कि कल जो दूल्हे के साथ आएंगे उनको कैसे कूटना है, और एक आधे को पक्का कूटा करते थे, क्योंकि जो दूल्हे के दोस्त हुआ करते उनका एक ही लक्ष्य हुआ करता कि हमें जैसे तैसे करके घर के अंदर घुसना है, और लड़की के भाइयों का एक ही उद्देश्य होता कि इनमें किसी का माथा फोड़ना है आज। तो यूं एक एक में नजर रखा करते, अच्छा ये थोड़ा तिरछा तिरछा चल रहा है, इसको ले दोगे साइड के अंदर। पहले फोन वोन भी नहीं हुआ करते, साइड में बाढ़ के ले जाके इसको कूट दिया, पता ही नहीं चलता था। तो मालदेव जी अकेले जाके फेरों के अंदर बैठे। मालदेव जी फेरों में बैठे तो लूणकरण जी पीछे पीछे भागे जाने लगे फेरों में। फेरों में गया, फेरों में जाके मार दूंगा, अकेला है वहां पे। तो दो बॉडी बिल्डर भाई बाहर ही बैठते, उनका लूणकरण जी किधर, कहां जा रहे हो, और यहाँ आके बैठो, इतनी दूर से बारात आई है, ये तो नहीं कि साथ में दो हताई करें, दो फेंक बनाओ। लूणकरण जी का नहीं 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 नहीं, आज मेरे को बहुत ज्यादा काम है, मैं नहीं बैठ सकता। क्या काम है, राजा हो यार, काम करने वाले 100 लोग होते हैं, कोई काम कर लेगा। लूणकरण जी को लगा अरे भी जाने तो नहीं देंगे, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ चुपचाप। तो लूणकरण जी के और तो कुछ दिमाग में आया नहीं, उन्होंने कहा कि अरे मेरे को अंदर काम है यार, मुझे कन्यादान करना है। बकवास नहीं, कन्यादान कोई कर देता है, तुम्हारा भाई कर देगा, तुम्हारा बेटा कर देगा, चुपचाप यहां बैठा रहे, एक बार भी खड़ा हुआ तो देख लेना। लूणकरण जी की बात समझ में आ गई कि इनको समझ बात तो पता चल चुकी है, अब मेरे को अंदर तो जाने नहीं। तो मालदेव जी भाई अंदर फेरों के अंदर जाके बैठे, लूणकरण जी को उन्होंने बाहर बिठा लिया। मालदेव जी के आराम से निर्विघ्न फेरे संपन्न हुए। फेरों में अब कोई उनको मारने वाला कौन था, लूणकरण तो खुद ही बाहर बैठा हुआ था। अगले दिन विदाई हुई। तो जब राजाओं की शादियां हुआ करती, जब रानियां विदाई हुआ करती थी, रानियों की राजकुमारियों की विदाई होती, तो राजकुमारियों के साथ में काम करने के लिए कुछ लड़कियां हुआ करती। भाई राजकुमारी वहां जाकर खुद काम थोड़ी करेगी, तो उसके साथ में कुछ लड़कियां दी जाती। जब उमादे के साथ के अंदर वो नौकरानियां दी जा रही थी, तो उमादे ने कहा कि बाहरमली को मेरे साथ भेजो। बाहरमली उमादे की सहेली थी। बाहरमली के बारे में कहा जाता है कि बाहरमली जब पैदा हुई थी, पैदा होते उसके घर वालों ने फेंक दिया था।
पता ही नहीं था उसके माँ बाप कौन थे। अभी भी कई बार आप अखबार के अंदर पढ़ते हो कि अस्पताल के अंदर छोड़ भागी कन्या को माता और पिता, है ना। अभी तक समाज सुधरा थोड़ी है इन मामलों में। अभी तक भी अखबार के अंदर कई बार आ जाता है कि सड़क किनारे मिली नवजात कन्या, कि बच्चे होते सड़क के किनारे छोड़ के चले गए। अब तो क्या होता है, मान लो आप कोचिंग आ रहे हो सुबह सुबह और आपको इस प्रकार की कोई बच्ची मिल जाए, आप क्या करोगे? आप हॉस्पिटल फोन करोगे, आप पुलिस को फोन करोगे, सर ये बच्ची मिली है। पहले हॉस्पिटल भी राजा हुआ करता था, पुलिस भी राजा ही हुआ करता। तो जिस किसी को बच्ची मिली उसने लूणकरण जी को ले जाके थमा दी, भाई राजा तुम्हारे राज्य में एक बच्ची पड़ी हुई मिली। राजा ने उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया था, भारमली नाम रखा उसका। उमादे के साथ की थी, उमादे की हम उम्र थी, उसके साथ में पली बड़ी, उमादे की अच्छी सहेली बन गई वो। तो उमादे ने अपने पिताजी से कहा कि मेरे साथ जो लड़कियां भेजी जा रही है उनमें एक उमादे को भी भेजो, भारमली को, मेरे साथ भारमली को भी भेजो, ताकि कम से कम मेरा मन तो लगा रहे वहां, मैं बातचीत तो करूं किसी से। तो पिताजी ने कहा भाई ठीक है, उमादे के साथ में कौन भेज दी जाए? भारमली। शाम को सुहागरात वाले दिन मालदेव जी थोड़े टाइम पे ही आ गए अपने कमरे के अंदर। उमादे रानी थे, अपना श्रृंगार विरंगार कर रहे थे। किसी ने आगे न्यूज दी भाई मालदेव जी अपने महल में पधार गए। उमादेव को लगा भाई मैं श्रृंगार वगैरह करूंगी, मुझे टाइम लगेगा। भारमली पास बैठी थी, उसने भारमली कहा कि भारमली तू एक बार जाके कह दे कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। भारमली सुंदर थी, मालदेव जी नशे में थे। इस बात का पता उमादे को चलता है, उमादे ने कहा लिचड़ आदमी, इस आदमी का मुंह तो मेरे से आज देखा जाए कल देखा जाए। वो महिला इस बात से नाराज होकर गई, उसने अपनी पूरी जिंदगी बाद मालदेव का मुंह ही नहीं देखा। इसलिए उमादेव को किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी। कहते कई दिन यहाँ अजमेर वाले तारागढ़ के अंदर रहे थे। बाद में तारागढ़ के अंदर जब शेरशाह सूरी वाला हमला हुआ था, कल मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी वाला हमला हुआ तो पहले यह कहा था कि अजमेर लड़ेंगे, मैं बात बता रहा था। तो जब ये बात है ना अजमेर लड़ेंगे, तो उमादेव मालदेव के पास मैसेज करती है कि मालदेव जी मेरे को समाचार मिले हैं कि शेरशाह सूरी का आक्रमण होने वाला है और अजमेर में लड़ने की बात की जा रही है, तो मैं यहां लड़ने के लिए तैयार हूं, आप सेना भेज दीजिए, सेनापति मैं बन जाऊंगी, आपको आने की कोई भी आवश्यकता नहीं। पर मालदेव ने तब वापस समाचार किया कि नहीं, हम अजमेर नहीं लड़ेंगे, हम तो जेता के गांव में लड़ेंगे। वो गांव कौन सा है? जेता। और हम अजमेर खाली करेंगे, कि वरना अजमेर की आप लोगों की सुरक्षा के लिए सेना लगानी पड़ेगी। वो सेना हम वहां नहीं लगाएंगे, वो सेना भी जेतारण में लगाएंगे, इसलिए आप भी अजमेर खाली करके वापस आ जाइए। वो वापस जोधपुर तो आई नहीं, जोधपुर के पास में गांव पड़ता था कोसाना गांव पड़ता था, उस गांव के अंदर आके वो रुक गई थी, कई दिन वहां पे रही थी। फाइनली बाद में युद्ध वगैरह खत्म हो गए, मालदेव जी ने जब जोधपुर पे वापस कब्जा कर लिया था, तो फिर उसका ननिहाल पड़ता था केलवा चली गई थी। मालदेव की एक और किसी रानी से एक बेटा हुआ था, राम सिंह। कौन बेटा हुआ था? उस राम सिंह उसने गोद ले लिया था और वहां केलवा के अंदर ही रहती थी। बाद में जब मालदेव जी की डेथ हुई तो केलवा समाचार पहुंचे उमादे के पास में कि भाई मालदेव जी की डेथ हो गई। उमादे सती हो जाती है। उमादे ने कहा भाई वो आदमी सही नहीं था, उस आदमी ने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, एक पत्नी के साथ कैसे पेश आते हैं वो आदमी ये नहीं जानता था। पर मैं मेरा कर्तव्य क्यों त्यागूं? मेरी जो ड्यूटी बनती है उस ड्यूटी का तो पालन किया जाए। मुझे उस दिन गुस्सा था, मैंने कहा था मैं उस आदमी का मुंह नहीं देखूंगी, मैंने पूरी जिंदगी उस आदमी का मुंह दोबारा नहीं देखा। लेकिन अब चूंकि वो मर चुका है, मेरा जो कर्तव्य बनता है कि मैं उसके साथ सती हो जाऊं, तो उमादेव बाद में सती हो गई थी। तो वास्तव में इनकी कहानी तो इतनी है उमादेव पर। कहते हैं उमादेव जब यहाँ कोसाना के अंदर रहा करती थी, बीच में कई दिन उस गांव में रही, तो मालदेव जी को एक बार अपनी गलती का एहसास हुआ और मालदेव जी को लगा कि नहीं यार, उमादेव को वापस बुलाना चाहिए, मैंने गलती की। तो मालदेव जी के दरबार में एक बहुत अच्छे राइटर हुए, जिन राइटर का नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था राइटर का? ईसरदास जी नाम करके एक राइटर हुए। और मालदेव जी ने ईसरदास जी को कहा कि ईसरदास जी आप तो कवि आदमी हो, आप जाओ और जाके उमादेव को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए, उन्होंने उमादेव को जाके समझाया कि रानी उमादेव, मालदेव जी खुद चला के तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जोधपुर चलना चाहिए, तुम जोधपुर की पटरानी हो, तुम ऐसे इस गांव के अंदर आके क्यों बैठी हुई हो? और उमादेव ने कहा कि नहीं, रहमन धागा प्रेम खान मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा है, पहली बात तो टूटना ही नहीं चाहिए, टूट जाए उसके बाद भी जोड़ने की कोशिश करते तो गांठ रहती है। मेरा मालदेव से मन फट गया और अब मेरे से मालदेव के साथ में नहीं रहा जाएगा, और मैं चली भी गई तो मेरा मन तो वहां पे मानेगा नहीं, मेरा स्वाभिमान हमेशा यूं लगेगा कि कुचल दिया गया। ईसरदास जी ने वापस समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको पटरानी बनाया जाएगा, मालदेव आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है, आप वहां सर्वोच्च शक्ति होंगे, आप सारे डिसीजन लेंगे जोधपुर के। उसने कहा बाकी सब चीजें छोड़ो, पर मैं वहां जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि पहले तो मुंह फुला के चली गई थी और मालदेव ने मनाया तो वापस आ गई। ईसरदास जी ने कहा किसकी औकात आपको कहे जोधपुर की पटरानी के, आप चलो, मैं गारंटी लेता हूं आपको कोई भी किसी भी प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट को आपकी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, आप चलो मेरे साथ। वो वहां से उमादेव रवाना होती है ईसरदास जी के साथ में। जब जोधपुर के पास आने वाली थी, जोधपुर में समाचार पहुंचे कि उमादेव वापस आ रही है, तो पूरा जोधपुर उमड़ा
कि हमारी पटरानी वापस आ रही है स्वागत करने के लिए। ये बात बाकी रानियों को भी पता चली कि उमादे आ रही है। बाकी रानियां जानती थी कि यदि उमादे आ गई तो उनकी चवन्नी बंद है, उनको कौन पूछेगा बाद में यहाँ पे। तो बाकी रानियों ने एक और कवि हुआ करते, ईश्वरदास जी के अंकल हुआ करते, आसानंद जी। क्या नाम था? आसानंद जी नाम करके एक और कवि हुआ करते। उन आसानंद जी को जाके कहा कि आसानंद जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक महिला नाराज होकर एक बार चली गई उसको वापस आना चाहिए? आसानंद जी ने कहा ना, कोई मतलब ही नहीं है, महिला के भी तो रेस्पेक्ट होती है, क्यों आ जाए वापस? तो उमादे तो वापस आ रही। आसानंद जी ने कहा मैं देख लूंगा। और आसानंद जी गांव के बाहर जा खड़े हो गए, जोधपुर के बाहर जा खड़े हो गए। और जैसे उमादे की पालकी पास में, पहले पालकियों में आती रानियां बैठ के, पालकी पास में ही तब आसानंद जी ने जोर जोर से दोहे बोले कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंद हु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, मान मतलब इज्जत सम्मान, मान रखे यदि तुझे इज्जत रखनी है तो पीऊ तज, पीऊ का मतलब होता है पति, तो पति त्याग दे। पीऊ रखा है तजमान, और यदि पीऊ रखना है, पति रखना है तो इज्जत छोड़ दे। आज उमादे की इज्जत है, इस बात से इज्जत है कि लोग कहते हैं कि उमादे वो रानी है जिसने मालदेव जैसे बड़े राजा को ठोकर मार दी। उमादे वो रानी है जिसने मालदेव की गलती को भी स्वीकार नहीं किया। इस नव कोटि मारवाड़ के राजा के ठोकर मार के, इसके महलों के सुख वैभव को छोड़ के अकेली रहनी उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा के पास रहना उसने स्वीकार नहीं। तुम्हारी इज्जत है, लोग बातें करते हैं तुम्हारी कि रानी हो तो किसके जैसी हो? उमादे जैसी हो। जो नाराजी हो अपने पति से तो उमादे की तरह नाराज हो, जिसने दोबारा कभी मुंह ही नहीं देखा। तुम मालदेव के पास आ जाओगी तो तुम्हें पति तो मिल जाएगा, ये महल मिलेंगे, सुख वैभव मिलेगा, तुम जोधपुर की पटरानी बनोगी, लेकिन रानी उमादे इज्जत नहीं है उसके बाद में। दो दो गेंद ने बंद हु, गेंद का मतलब होता है हाथी। गेंद का मतलब क्या होता है? दो दो गेंद ने बंद हु, दो हाथियों को नहीं बांध सकते। एक एक खंबू ठाण, एक ही जगह पे दो हाथियों को बांध के नहीं रखा जा सकता, आपस में लड़ेंगे। उसी प्रकार इज्जत और पति दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो मिलेगी इज्जत और या क्या मिलेगा? उमादे ने कहा अपने को चाहिए फुल इज्जत, पति मिले भले ही ना मिले। तो उमादे वापस चले गए थे, उसके बाद उमादे आए नहीं थे। तो उमादे को मना के लाने वाला कोई आदमी था तो वो कौन था? वापस भेजने वाला कोई था तो। अब उमादे तो चले गए, ठीक है, उमादे का किस्सा तो मैंने जो सुना दिया वो है, पर भारमली तो रह गई। भारमली तो मालदेव के पास ही रह गई। एक दिन रात का सा टाइम और जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके भयंकर वाली, और भारमली एक टक उधर देखे तो मालदेव जी ने पूछा कि कैसे पीहर की याद आ रही है? और भारमली रोई। भारमली का याद कैसे नहीं आए? मेरा पीहर था जैसलमेर, मैं वहां पली बड़ी खेली कूदी, वो जगह मुझे याद नहीं आएगी, किसको याद आएगी? तो मालदेव जी ने कहा ठीक है, तो कल जा क्या, जा मिल क्या जा वहां पे। और उसने कहा किससे मिल के हूं? वहां जाते जैसलमेर वाले क्या कहेंगे कि हमारी राजकुमारी का घर तोड़ के आ गई और मेरी वजह से यह सब हुआ है, मैं वहां जाऊंगी तो जैसलमेर वाले कैसे स्वीकार कर लेंगे? मालदेव को बड़ा बुरा लगा। मालदेव लगा यार गलती तो मेरी थी, भुगते ये क्यों? उसने दूसरे दिन भारमली को भेजा, साथ में लेटर लिख के भेजा कि यदि भारमली के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई, यदि किसी ने कुछ भारमली को कह दिया तो मैं जैसलमेर बैठे कर दूंगा। जैसलमेर का मरने दो रहा, कौन कहे इसको तुम्हारे। अब भारमली वहां जैसलमेर जाके रह रही है। वहां जैसलमेर का जो राजकुमार है वो शादीशुदा है, उसके पहले से 3 रानियां हैं, पर भारमली सुंदर है। वो राजकुमार भारमली के आसपास में चक्कर काटे, और उन तीनों रानियों ने एक दिन बैठ के प्लानिंग की कि अपने ननंद का घर बर्बाद हो गया, अपने वाला कभी भी बर्बाद हो सकता है, अपने वाला बॉर्डर लाइन पे घूम रहा है। उन तीनों रानियों में से एक जो रानी थी वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, कौन सी जगह? वहां का एक बंदा था बाघ सिंह। क्या नाम था? उस बाघ सिंह की बहन थी। बाघ सिंह डाकू टाइप का आदमी था, अमीरों को लूटता और गरीबों में धन बांट दिया करता। बागा कोटड़िया। क्या नाम था? बाघ सिंह हो गया बागा, और कोटड़ा का रहने वाला था, इसलिए क्या हो गया? कोटड़ा। उन तीनों बहन, वो तीनों जो रानियां थी उनमें से 2 रानियों ने उस तीसरी वाली रानी को, जो कि बागे कोटड़िया की बहन थी, उसको कहा कि देख इसका इलाज तेरा भाई कर सकता है, तेरे भाई को बुला, वो कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। बागे कोटड़िया को बुलाया और उसकी बहन ने कहा कि भैया वैसे तो आपके सामने ऐसी बातें क्या ही करूं, पर आपसे कौन सी छुपी हुई है? ये भारमली वहां हमारी ननद उमादे का घर खराब करके आई है, और यहां पर आने के बाद में ये बैठी हुई है, तुम्हारे जीजा जी कभी भी उधर लाइन क्रॉस कर लेंगे, और हमारा घर बचा लो प्लीज। बागा कोटड़िया ने कहा बहन तुम चिंता ही मत करो, कल जब मैं जाऊं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, उसको ही भेज देना। अभी तक गांव में अपने रिवाज है कि भाई यदि बहन के घर आया हुआ जाता दूसरे दिन तिलक विलक लगा के भेजते हैं। गांव में कहते हैं सीख देना। क्या बोलते हैं? तो कि सीख देने के लिए तू मत आना, उसको भेज देना। ठीक। अगले दिन बागा कोटड़िया सुबह सुबह उठा जल्दी, और बिना मुंह धोए बिना चाय पिए फटाफट अपने ऊंट पे जाके बैठ गया।
तो जैसलमेर वाले भागे भागे, भाई क्या गलती हो गई, आप ऊंट पे जाके बैठ गए, चाय तो पी के जाते कम से। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे काम है कोटड़ा में कोई, मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा। अरे तो सीख तो लेके जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मेरी बहन को फटाफट आगे तिलक लगा के जाए। मैंने ऊंट खड़ा नहीं किया, ऊंट अभी तक बैठा ही है। वो अंदर जाके कहा गया, अरे तुम्हारा भाई जा रहा है, फटाफट तिलक तो निकालो। अब उनमें तो बहन भाइयों में सेटिंग हो रखी थी पहले से। वो बहनें फालतू में यूं नाटक, अरे अरे मत नही नहीं, बिना नहाए तो बाहर कैसे जाऊं, मेरे तो चूनड़ी भी किधर गई। बारमली नहा दोगे, एकदम तैयार बैठी थी। उसने कहा बारमली तुम नहा दोगे, तैयार बैठी, तिलक निकालना तुम ही निकाल दो। बारमली ने कहा मैं निकाल दूंगी। पूजा वाली थैली ले, वो थाली लेके, तिलक वाली थाली लेके वो बाहर गई। और वो बाहर जाके जैसे ही बागे कोटड़ी के तिलक लगाने लगी, बागे ने हाथ पकड़ा और ऊंट पे बिठा लिया उसको। और बागा उसको जैसलमेर से लेके कोटड़ा आ गया। पर जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को बारमली से, बारमली को बागा से बेइंतहा मोहब्बत। मतलब राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियां जो है, उनमें से एक कहानी बागो बारमली है। कौन सी कहानी है? जहां तरवरता है मोरी और जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है बारमल, जहां दारूता है मंस। कि जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां तालाब होंगे वहां वहां हंस आएंगे, जहां जहां दारू होगी वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बगा रहेगा वहां वहां बारमली रहेगी। तो बागो बारमली। ये बात पता चली मालदेव को कि बारमली को कौन उठा के ले गया? बागा उठा के ले गया। उसने कहा बागे बैठे करो रे, पकड़े लाओ जो, पर ऐसे कैसे बारमली को उठा सकता हो? अब वो जोधपुर के सेनापति थे, उन्होंने कहा सर आक्रमण कर मत देना, वो डाकू आदमी लेके भाग जाएगा आगे, अपने पकड़ में नहीं आएगा तो बेइज्जती होगी। कि जोधपुर की सेना ने अटैक किया, हाथ में नहीं आया, और फिर सर दासी के लिए आक्रमण करना, ये और बुरा लगेगा। मालदेव ने कहा तुम नहीं जानते। फिर मालदेव को लगा क्या किया जाए? तो मालदेव ने कहा रुको, पहले एक बात बताओ, उस दिन उमादे आ रहे थे तो बाहर खड़ा खड़ा दो कौन बोल रहा था उधर? आसानंद जी ने कहा सर वो तो मैं था। तो कहा आसानंद जी आपके चक्कर में उमादे गई थी, अब वापस किसको लेके आओगे आप? बारमली। तो आसानंद जी ने कहा ठीक है ये मैं कर लूंगा। तो आसानंद जी बारमली को लेने के लिए कोटड़ा गए। भाग्य को पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, तो आसानंद जी से मिलने के लिए बागा 3 कोस आगे आया। एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। तो मतलब 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर आगे चला के आया। और उसने आके एकदम आसानंद जी को दंडवत प्रणाम किया कि धन घड़ी धन भाग, हमारी धरती पे आसानंद जैसा महान विद्वान पधारा है, आओ आसानंद जी। एकदम पालकी में बिठा के लेके आसानंद जी को घर पे लाके उनके पैर दबाए। इतनी दूर चल के आए, थक गए होंगे आप, स्नान वान करने के लिए गर्म पानी करके दिया, आराम से बैठो आप। खाना वाना बनाया, बारमली ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। आसानंद जी को दूसरे दिन शिकार खिलाने के लिए लेके गया बागा। और आसानंद जी ने नोटिस किया कि यार बागा मेरा कितना ध्यान रखता है। उन्होंने और नोटिस किया कि बागा और बारमली आपस में कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आसानंद जी वापस गए नहीं, वहीं रह गए। थोड़े सालों बाद बागा मर गया। बागा मरा तो बारमली उसके साथ में सती हुई। बारमली ने सच्ची मोहब्बत की एकदम बागे के साथ, और बागे के साथ में सती होती है वो। आसानंद जी क्या करे? तो आसानंद जी पागल हो गए और आसानंद जी दीवारों के सिर बिड़ा बिड़ा के बागा बागा करके गए। उधर सिंध, पाकिस्तान में सिंध पढ़ रहे थे। सिंध में एक रियासत हुआ करती अमरकोट। कौन सी रियासत थी? और अमरकोट के राजा को समाचार मिला कि आजकल आसानंद जी जैसे महान विद्वान पागल हो रखे हैं, कपड़े उपड़े फट गए, नंगे घूमते हैं। तो वो बेचारा भला आदमी था, अपने पास ले गया। उसने आसानंद जी को बहुत अच्छे तरीके से रखा, अपने पास में बिठा था, पूरी इज्जत करता, सब कुछ बातों का ध्यान रखता। और आसानंद जी वहां बैठे बैठे 4 दिन करते, बागा बागा करते थे। उस राणा को बड़ा गुस्सा है, उस राजा को बड़ा गुस्सा है। और उसने कहा कि यार आसानंद जी, मैं राजा हूं, आपके पास बैठा हूं, मेरे बारे में कभी कोई तारीफ ही नहीं करते। और एक डाकू था, छोटा मोटा दड़ाइती था बागा, उसकी तुम बातें करते रहते हो ऐसे। और आसानंद जी ने उसकी तरफ देख के आगे, तुम बागे की जुत्ती के बराबर नहीं है। बागा बागा हुआ करता। तो उसने कहा ऐसे मतलब आप बागे का नाम लेना कभी बंद ही नहीं करोगे जिंदगी में? उसने कहा नहीं, जब तक है जान तब तक तो बागे का नाम ऐसे ही लिया जाएगा। उसका बड़ा ईगो हर्ट हुआ और उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया। पोते को बुलाकर, तेरा दादा एक रात के लिए यदि बागे का नाम नहीं लेगा तो हर 1 घंटे बाद 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। और पोते ने दिमाग लगाया कि एक रात में 7-8 घंटे तो होते हैं, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी अपनी तो। और उसने अपने दादाजी को जाकर, दादाजी प्लीज फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशंस, एक रात नाम नहीं लोगे तो आपकी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 7-8 लाख रुपए की बात है, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे अपने को। आसानंद जी ने कहा बेटा वैसे तो मेरे से नहीं रहा जाता बिना बागे का नाम लिए, पर तू इतना ज्यादा ही फोर्स कर रहा था, आई विल ट्राई। शाम को कहा गया कि आपका समय शुरू होता है।
डोकरे ने थोड़ी देर तो राम 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 किया। डोकरा जानता था कि यदि राम राम नहीं किया, कुछ ना कुछ यदि चुप रहा तो बागा निकल जाएगा मेरे मुंह से। राम 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 किया। 10 मिनट बाद फेंके इधर उधर के अपने सामान और जोर जोर से दोए बोले कि बागा आओ बड़े घर कोटड़ा रा तू धनी, जासी फूल जड़े पर बास न जासी बाग जी। ये बागा जिस प्रकार फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंधी नहीं जाती, वैसे बागा तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से नहीं। थोड़ थोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। हे बागा राठौड़, तेरे को मैं कैसे भूल सकता हूं इस पेट के लिए। पेट के लिए आदमी कहीं भी कमा के खा लेगा, लेकिन दोस्तों को थोड़ी भूला जाता है। तो पोते ने माथा फोड़ लिया कि अब दादाजी ना मिलेंगे और तो क्या करेंगे। तो कोई आदमी जिसने बागा और भारमल के इतने दोहे बोले कि इन दोनों को अमर कर दिया, वो आदमी कौन थे? लिखो दरबारी विद्वान।